अब प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड एक कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। इस कॉम्प्रिहेंशन में 3 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कॉम्प्रिहेंशन जो है वो किसी वॉल से जो प्रोजेक्टाइल का कोलिजन होता है उस कोलिजन से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 फिगर बनाए गए हैं और 3 डिफरेंट प्रोजेक्टाइल्स हैं। कहा गया है 3 बॉल्स ABC, बॉल को यहाँ पर प्रोजेक्टाइल हम लोग मानकर चलेंगे, are projected from ground with same speed at same angle. They collide with walls normally as shown in figure. यहाँ पर 3 डिफरेंट केसेस दिखाए गए। यहाँ पर एक वर्टिकल वॉल है, यहाँ पर इंक्लाइन है इधर लेफ्ट साइड से, और ये जो है राइट साइड से इंक्लाइन है ना। 3 डिफरेंट केसेज हैं A, B और C। ठीक है, तो ये जो केसेज हैं तीनों में बताया गया कि बॉल का जो स्पीड है वो इक्वल है और इक्वल एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया। मतलब ये एंगल अगर यहाँ पर अल्फा था तो यहाँ भी अल्फा है और यहाँ भी अल्फा है। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन का जो इंक्लिनेशन है वो भले चेंज हो रहा है, इधर 90 है, इधर थीटा लेफ्ट साइड से है और इधर राइट साइड से थीटा है। ठीक है, तो ये जो तीनों केस है मैं इसको एक में ही दिखा सकता हूँ कुछ इस तरह से। ऐसा मान लिया जाए कि जो बॉल है वो कुछ यहाँ से अल्फा एंगल पर फेंका गया है, तो ऐसा पाथ फॉलो करेगा, है ना। ये अल्फा एंगल पर फेंका गया है u वेलोसिटी से। ठीक, तो ये जो है ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है नीचे, ये मैक्सिमम हाइट, उसके जस्ट नीचे वाला पॉइंट। तो यहाँ से अगर मैं एक ऐसा वॉल बनाता हूँ, ठीक है, तो ये अगर थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, अगर हो सकता है कि बॉल जो है ये जाए और इस वॉल से टकरा करके रिटर्न हो जाए। कहा गया कि परपेंडिकुलर टकराता है। आप देखेंगे कहा गया है दे कोलाइड विथ वॉल्स नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलर टकराते हैं। तो परपेंडिकुलर होकर के अगर टकराएंगे तो उनका डायरेक्शन तो रिवर्स हो जाएगा, है ना। वॉल एक फोर्स लगाएगा जिससे वेलोसिटी का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा और वो अपने पाथ को रिट्रेस करते हुए वापस यहाँ पर आएंगे, है ना। यहाँ ये भी कहा गया है कोलिजन में जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वो यहाँ पर 1 बताया गया, यानी कि इलास्टिक कोलिजन होगा। तो इलास्टिक कोलिजन होने से क्या होता है कि जितने स्पीड से टकराएगा उतने ही स्पीड से रिबाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि परपेंडिकुलर ये रिबाउंड होगा इसलिए अपने पाथ को रिट्रेस करता हुआ वापस ग्राउंड पर आएगा। तो इसका अगर टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कहें तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, यहां से वॉल तक जाने का फिर वापस आने का। ठीक है, ये वाला जो केस है ये बी वाला केस हो गया। ठीक, अब मान लेते हैं कि अगर ये वॉल नहीं होता, वॉल जो है ऐसा होता। ठीक है, यहां पर ये वाला केस है पहला वाला ए केस। तो यही प्रोजेक्टाइल इसी एंगल पर इसी वेलोसिटी से फेंका गया होता, ये जाता और यहां पर परपेंडिकुलर टकराता और फिर यहां से रिबाउंड हो जाता और रिबाउंड होकर के वापस फिर से यहां पर आता। ठीक है, तो ये वाला जो केस है ये हो गया ए वाला पहला केस। अगर ऐसा होता कि ये दोनों वॉल नहीं होते बल्कि एक तीसरा वॉल होता ऐसे, है ना, ये भी थीटा एंगल पर होता, है ना, ये वॉल जो है कुछ इस तरीके का है। अगर ये दोनों नहीं होते सिर्फ ये वॉल होता तो यही प्रोजेक्टाइल इतने ही एंगल पर फेंका जाता, इतने ही स्पीड से फेंका जाता और ये ऐसे घूमते हुए जाकर के यहाँ परपेंडिकुलरली टकराता है। और ऐसे अगर टकराता है यहाँ से तो ये फिर से इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता, आया था ऐसे और जाएगा रिवर्स होकर के, तो फिर पाथ को रिट्रेस करता हुआ वापस यहाँ पर पहुंच जाएगा, है ना। क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो उतने ही स्पीड से उसी डायरेक्शन में, मतलब कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स हो जाता है
उसकी वेलोसिटी, और इसलिए उसी पाथ को रिट्रेस करता हुआ तीनों ही केस में वापस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर बॉल पहुंचेगा, है ना। तो अगर हम बात करें इसके जो 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनमें से जो पहला क्वेश्चन है ये मैक्सिमम हाइट को लेकर के है। इसमें कहा गया है देन करेक्ट रिलेशन बिटवीन देयर मैक्सिमम हाइट्स, है ना। तो आप देखेंगे कि ये ए है, ये बी है और ये सी वाला केस है, ये वाला, ये सी केस था, ठीक है। तो अगर ये दोनों वॉल नहीं होते, सिर्फ सी होता, तो उस केस में मैक्सिमम हाइट क्या आता है, ऐसे पोर्टाइल होकर के जाता तो ये पॉइंट पर उसका हाइट जो है मैक्सिमम होता, है ना, ये वाला हाइट। तो एच सी जो है वो हम लोग कहते हैं कि इतना है, ये हो गया एच सी। उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि बी और सी नहीं होते बल्कि ए होता, तो उस केस में क्या होता, ये पोर्टाइल ऐसे जाता और यहां पर टकराता, तो यही जो है वो मैक्सिमम हाइट होता है। यानी ए वाले केस में भी पार्टिकल उसी हाइट तक जाता जिस हाइट तक सी वाले केस में पहुंचता है, ठीक है। तो ए वाले केस में भी मैक्सिमम हाइट जो है वो इतना ही आने वाला है। तो ये कह सकते हैं कि एच सी इज इक्वल टू एच ए, ठीक। उसके बाद अगर ऐसा मान लिया जाए कि ए और सी 2 वाल नहीं थे बल्कि बी था, है ना, अगर बी वाल होगा तो ये जा करके यहीं से वापस लौट जाएगा, इसके आगे जाएगा ही नहीं। तो इस केस में मैक्सिमम हाइट ये होगा जो कि इस हाइट से एच ए और एच सी से कम होगा। तो ये कह सकते हैं कि ये जो हाइट थे ये ज्यादा थे और ये जो बी वाला केस है उसमें मैक्सिमम हाइट कम आया है ना। तो ये वाला जो ऑप्शन है आप देखेंगे यहां पर जो है इसमें दिया गया एच सी और एच ए इक्वल है, ये वाला केस, ठीक है। पहला केस है एच ए और एच सी इक्वल है और ये दोनों ही एच बी से बड़े हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है सोल्व हो गया। अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। इसमें कहा गया है इफ टाइम ऑफ फ्लाइट्स ऑफ ए एंड बी आर 4 सेकेंड एंड 2 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। ए और बी का बात किया गया है। ए वाले केस में 4 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट बताया गया। 4 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब यहां से यहां जाना फिर यहां से वापस आना, दोनों टाइम जो है वो इक्वल है। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि यहां पर जब पहुंचा होगा यहां से चल करके तो यहां पर उसको आने में टाइम लगेगा 2 सेकेंड, ठीक। उसी तरह से कहा गया है कि बी वाले केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो है 2 सेकेंड। बी वाला केस ये है, तो यहां से यहां जा करके वापस आने में 2 सेकेंड लगता है। तो यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड लगेगा, ठीक है। ये हो गया 1 सेकेंड। अब जैसा कि मैंने बताया कि एक्चुअली में ये एक ही पोर्टाइल है, ठीक है, और वाल जो है वो डिफरेंट पोजीशन पर आ सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि ये वाल और ये वाल दोनों का इंक्लिनेशन इक्वल है, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है, दोनों सेम हाइट पर आएंगे, है ना, ये सेम हाइट पर आएंगे। तो इससे हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यहां से यहां जाने का टाइम और यहां से यहां आने का टाइम इक्वल होना चाहिए, है ना। आप मान सकते हैं यहां से यहां भी एक ग्राउंड टू ग्राउंड पोर्टाइल है, तो यहां से मैक्सिमम हाइट तक जाने में उतना ही टाइम लगेगा जितना मैक्सिमम हाइट से वापस यहां पर उसी लेवल पर आने में। तो अगर ये यहां ये 1 सेकेंड था, ये 2 सेकेंड, यानी यहां से यहां 1 सेकेंड का इंटरवल है, तो यहां से यहां भी 1 सेकेंड का इंटरवल होगा। यानी यहां पर जब आएगा, यहां पर आया था 2 सेकेंड बाद, तो यहां पर पहुंचेगा 3 सेकेंड बाद, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देन फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ सी, है ना। ये तीसरे वाले केस में टाइम फ्लाइट कितना लगेगा, तो हमने निकाला कि यहां से यहां जाने में इसको 3 सेकेंड लगता है, तो यहां से यहां वापस आने में भी 3 सेकेंड लगेगा। यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो गया 3 + 3 6 सेकेंड होना चाहिए। तो यहां से जा करके वापस आने में 6 सेकेंड लेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इन केस ऑफ सी विल बी 6 सेकेंड। तो सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी आ गया ए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बॉल ए। बॉल ए जो है ना, बॉल ए के लिए देखेंगे ये मैक्सिमम हाइट होगा, ठीक। अब देखा जाए तो यहां से यहां जाने का जो टाइम होता है
वो एक्चुअली में टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होता है ना। तो इसी प्रोजेक्टाइल की बात करें, ये प्रोजेक्टाइल यहां से यहां जाने में जितना टाइम लेगा उसका आधा टाइम लेगा यहां से यहां जाने में, जो कि 2 सेकंड दिया हुआ है ना। तो ये जो टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, ये एक्चुअली में 2 सेकंड हुआ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है एक्चुअली में 4 सेकंड हो गया, है ना। इस प्रोजेक्टाइल वाले केस में टाइम ऑफ फ्लाइट आया 4 सेकंड। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, इसको हम लिखते हैं 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g, यानी u sin थीटा की वैल्यू अगर यहां से कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा 4 इंटू जी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2g। यह आ गया u sin थीटा की वैल्यू। अब u sin थीटा पता है, तो इस प्रोजेक्टाइल के केस में ये मैक्सिमम हाइट हम लोग पता कर सकते हैं, वही जो है एच ए के इक्वल होगा। एच ए जो है इसको मैं लिख सकता हूं u sin थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, यानी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक, u sin थीटा की वैल्यू यहां पर आया है 2g, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो 2g नीचे से और ऊपर कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया 2g, यानी कि 20 मीटर। तो ए वाले केस में जो मैक्सिमम हाइट आएगा वो 20 मीटर आ जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड अब अगला कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। इस कॉम्प्रिहेंशन में 2 इंक्लाइंड प्लेन है, एक का इंक्लिनेशन है 30 डिग्री और दूसरे का इंक्लिनेशन है 60 डिग्री। ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। ठीक, तो ये जो प्लेन ए है, ये जो इंक्लाइंड प्लेन ए है, इससे एक पार्टिकल को बिल्कुल इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 10√3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक, और ये इस तरह से चल करके जो दूसरा इंक्लाइन प्लेन है यानी प्लेन बी, इस प्लेन पर बिल्कुल नॉर्मली यानी परपेंडिकुलरली जाकर के टकराता है। ठीक, तो हमें बताना है कि इस प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, यानी यहां से यहां जाने में कितना टाइम लिया होगा। फिर बताना है कि किस स्पीड से यहां टकराया होगा, स्पीड विथ विच इट स्ट्राइक्स द प्लेन बी। फिर बताना है हाइट एच। देखेंगे ग्राउंड से एच हाइट से ये प्रोजेक्ट किया गया था यहाँ पर, तो ये एच की वैल्यू निकालनी है। फिर पूछा गया डिस्टेंस पी क्यू, जहां से प्रोजेक्ट किया गया है ये है पॉइंट पी, और जहां पर ये प्लेन बी पर टकराता है वो है पॉइंट क्यू। तो पी और क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस पी क्यू बताना है हमें। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री यहां पर बन रहा है बाई चांस, तो मैं इधर कोई एक्स एक्सिस ले लूं, इधर वाई एक्सिस ले लूं, या इधर वाई एक्सिस ले लूं, इधर एक्स एक्सिस ले लूं। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग इस डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, इस डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। जहां पर टकराएगा, यहां पर टकराएगा, अगर ये वाई डायरेक्शन है तो इसकी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन वाली 0 कर देंगे, तो वाई डायरेक्शन वेलोसिटी 0 करने से टाइम फ्लाइट निकल जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है, लेकिन मैं दूसरे तरीके से करना चाहता हूं। दूसरा तरीका जो है उसमें हमें कुछ नया डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो हम लोग पहले से डेरिवेशन किए हुए जो फॉर्मूले जानते हैं वही फॉर्मूले फिर से यूज में आएंगे। तो इसलिए मैं इसको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मान करके सोल्व करूंगा। मैं पॉइंट पी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। तो देखेंगे कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री आएगा। अब चूंकि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है तो ये 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल आना चाहिए 60 डिग्री। यानी मैं ये कह सकता हूं कि एक तरह से ग्राउंड टू ग्राउंड वाला प्रोजेक्टाइल है जो कि हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक, अब यहां पर जाकर के ये ऐसे टकराता है, यहां भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो देखेंगे ये एंगल 60 डिग्री है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इंक्लाइन प्लेन, तो वैसे यहां भी हॉरिजॉन्टल लाइन है और यही वाला इंक्लाइन प्लेन जा रहा है इधर, तो ये एंगल भी 60 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। क्योंकि ये परपेंडिकुलर टकराता है तो ये टोटल एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, यानी ये 60 है तो ये वाला एंगल 30 डिग्री आएगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि ग्राउंड टू ग्राउंड वाले प्रोजेक्टाइल में tan अल्फा की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं।
tan अल्फा की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं Vy/Vx से। तो यहां पर अल्फा जो है वो -30 डिग्री है, हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ एंगल है, इसलिए अल्फा को मैं -30 डिग्री रख सकता हूं। Vy जो आता है ग्राउंड टू ग्राउंड पोलटाइल में, ये आता है u sin थीटा माइनस GT, और जो Vx होता है ये होता है u cos थीटा। तो इसको सोल्व करेंगे, ये जाएगा -1/√3 इज इक्वल टू u, देखेंगे यहां पर tan√3 दिया गया था हमें, है ना, तो u की वैल्यू रखेंगे tan√3। थीटा होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल से, तो ये जो है 60 डिग्री, एक्चुअली में ये हमारे लिए थीटा है ना। क्योंकि मैं इसको ग्राउंड टू ग्राउंड वाला पोलटाइल मान करके सोल्व कर रहा हूं, इसीलिए ग्राउंड टू ग्राउंड वाला ही फॉर्मूला मैंने यूज किया है। ग्राउंड टू ग्राउंड वाले में Vy इतना होता है और Vx इतना होता है, ठीक। तो u हो गया tan√3 sin 60 डिग्री माइनस g का वैल्यू 10 इंटू टी डिवाइडेड बाई t। एक्चुअली में जो t है इसके जगह पर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट रख सकता हूं, क्योंकि इस टाइम पर जाकर के यहां टकरा गया। पोलटाइल जितनी देर तक हवा में रहता है उतने देर तक ही पोलटाइल कहलाता है, टकराने के बाद वो पोलटाइल नहीं रह जाता है। तो जब टकराएगा तो ये एक टाइम ऑफ फ्लाइट हो चुका होगा, इसलिए यहाँ का जो टाइम है, अगर मैं यहाँ का टाइम 0 मानता हूँ यहाँ का, तो यहाँ का जो टाइम है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट t रखेंगे, तब एंगल जो है -30 डिग्री आएगा, है ना। और नीचे रखेंगे यहाँ पर tan√3 cos 60 डिग्री। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे इधर आ गया -1/√3 इज इक्वल टू, इसमें से 10 कॉमन ले लेते हैं और नीचे वाले 10 से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां बचेगा √3 इंटू साइन 60 डिग्री होता है √3/2 माइनस t डिवाइडेड बाई, यहां पर √3 है, cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो ये आ जाएगा √3/2। तो ये √3 और ये √3 कैंसिल किया जा सकता है। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा -1/2 3/2 माइनस t को इधर ले आते हैं और -1/2 को उधर ले जाएंगे तो 3/2 प्लस 1/2 यानी 2 आ जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है एक्चुअली में 2 सेकेंड आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था इसका आंसर आया 2 सेकेंड। उसके बाद क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है इसमें पूछा गया स्पीड विथ विच इट स्ट्राइक्स द प्लेन बी। तो हमें पता है कि ग्राउंड टू ग्राउंड वाले केस में जब हम लोग नेट वेलोसिटी निकालते हैं तो इसको लिखते हैं Vx i कैप Vy j कैप। Vx जो है यहां पर u cos थीटा है और जो Vy है ये है u sin थीटा माइनस gt j कैप। ये वेलोसिटी जो है ये तब पूछा गया है जब यहां पर टकराता है। तो यहां पर कितना टाइम हुआ है, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल, इसलिए t के जगह पर टाइम ऑफ फ्लाइट रख दिया मैंने, यहां पर i कैप है, ठीक। अब u cos थीटा की वैल्यू जो है यहां से आप देख सकते हैं आएगा tan√3 cos 60, है ना। tan√3 cos 60 को 1/2 रखा जा सकता है, यहां पर tan√3 sin 60 जो कि √3/2 आएगा माइनस 10 इंटू टी। कैपिटल टी जो है वो 2 सेकेंड हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है ना। अभी यहां पर हमने टी का वैल्यू 2 सेकेंड कैलकुलेट किया, तो अब हम लोग वहां पर टी का वैल्यू 2 सेकेंड रख सकते हैं। तो ये देखेंगे आएगा 5√3 i कैप प्लस यहां पर इसको हम लोग 5 से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आएगा 15 माइनस 20 यानी कि -5, इसको लिखा जा सकता है -5 j कैप, है ना। तो चूंकि यहां पर स्पीड पूछा गया है तो हम लोग क्या करेंगे, जो नेट वेलोसिटी आया है इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो 5√3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर का रूट, तो इसमें से ये जो 5 है ये बाहर आ जाएगा, √3 का स्क्वायर यानी 3 प्लस 1, तो 5 इंटू 2 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड,
ठीक है। तो ये जो पार्ट बी है इसका आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है हाइट h, ठीक है, ये वाला हाइट पूछा गया है। तो हमें पता है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल वाले केस में पार्टिकल कहीं पर भी होगा तो उसका x और y कोऑर्डिनेट निकाला जा सकता है। इसका x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां से यहां तक, इसको हम लोग कह सकते हैं x, और y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां से यहां तक, ये है y, ठीक है। जहां पर हम लोग लिखते हैं कि x जो होता है ये होता है ut cos थीटा और y होता है ut sin थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये होता है ग्राउंड टू ग्राउंड वाले केस में। तो ग्राउंड टू ग्राउंड वाले केस में ये कब का निकालना है, जब t के जगह पर हम लोग रखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, जब टकराएगा उस टाइम पर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो u cos थीटा की जो वैल्यू है हमने यहां पहले कैलकुलेट किया हुआ है 5√3, u cos थीटा में t से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5√3 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड, यानी कि 10√3 मीटर आ गया x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। y डायरेक्शन में निकालना हो तो ut साइन थीटा जो है यहां पर आप देख सकते हैं ये आया है 5, है ना, या ये तो u साइन थीटा है, ये आ जाएगा 15, है ना। तो ये हो गया u साइन थीटा की वैल्यू हो गई 15 और t का वैल्यू है 2, यानी कि ये आ गया 30 माइनस g का वैल्यू 10 है तो 10/2 यानी कि 5 और t का वैल्यू फिर से टाइम फ्लाइट एंड 2 रखेंगे, ये हो गया तो 30 माइनस 20 यानी 10 मीटर, ठीक है। तो y का वैल्यू 10 मीटर आया, x का वैल्यू 10√3 आया। यहां पर देख सकते हैं आप, ये जो y है ये y आया है 10 मीटर और x जो आया है ये आया है 10√3 मीटर, ठीक। अब देखेंगे यहां पर ये जो इंक्लाइन प्लेन है उसको ये हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर ये 60 होगा तो ये भी 60 डिग्री ही होगा। अब यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में ये y है, ये डिस्टेंस हमें पता करना है। मैं थोड़ी देर के लिए इसको l मान लेता हूं, ठीक है। तो इसमें tan 60 डिग्री का वैल्यू आएगा y/l, tan 60 डिग्री की जो वैल्यू आएगी ये आएगा y/l। y की जो वैल्यू है अपना 10 आया है, तो यहां से हम लोग l का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। ये तो होता है √3, तो l का वैल्यू हो गया 10/√3 मीटर, है ना। अब यहां पर देखें ये x जो था वो यहां से यहां तक x है, जिसमें से ये l है, तो पूरे x में से अगर मैं l माइनस कर दूं तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये डिस्टेंस आएगा 10√3 माइनस l, l है 10/√3, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये आएगा 10√3 माइनस 10/√3, इसमें √3 एलसीएम लेंगे तो 10√3 इंटू √3 यानी 30 माइनस 10 यानी कि 20/√3, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक ये आएगा 20/√3, तो मैं ये हटा देता हूं यहां से और इसको लिख देता हूं 20/√3। अब देखेंगे यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल है क्योंकि ये 60 है ये 30 है। अब ये 20/√3 है, ये एंगल पता है 30 डिग्री है, तो ये वाला साइड हम लोग निकाल सकते हैं। मैं मान रहा हूं कि ये जो साइड है ना, इस साइड को जो है मैं a मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए यहां से यहां पर। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो है cos 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, ये 30 डिग्री है तो आएगा m डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, है ना, m बाई हाइपोटेनस, ये आएगा cos 30 डिग्री का वैल्यू, cos 30 डिग्री m डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस है 20/√3, cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो यहां से देखेंगे कि m जो होगा ये हो जाएगा 20/√3 इंटू
√3/2 यानी कि 10 मीटर। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये आ गया एक्चुअली में 10 मीटर, है ना। अब देखिए यहां से यहां तक एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसमें हाइपोटेनस 10 मीटर पता है, ये 30 डिग्री है और ये एज हमें पूछा गया है। तो इसमें अगर मैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालूं, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ये हाइट एज डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, एच बाई हाइपोटेनस है 10 मीटर का, तो एच बाई 10, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, यानी एच का जो वैल्यू है ये आ गया 5 मीटर्स, है ना। तो ये जो तीसरा वाला पार्ट है क्वेश्चन का, इसका वैल्यू भी आ गया एच इज इक्वल टू 5 मीटर। अब आते हैं क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट में, इसमें पूछा गया है डिस्टेंस PQ। PQ मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग के बीच का सेपरेशन। ये तो देखिए यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, जिसमें से हमें ये y पता है 10 मीटर होता है और ये टोटल x भी पता है, ये 10√3 आया था। तो जो x पता हो y पता हो तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेनस निकाला जा सकता है जो कि PQ के इक्वल आएगा, है ना। तो PQ जो होगा एक्चुअली में आएगा x² प्लस y² का रूट। x का वैल्यू है 10√3 और y का जो वैल्यू आया है वो आया है 10, है ना। y 10 है और x 10√3 था, तो यहां से 10 बाहर निकालेंगे, ये आएगा √3 का स्क्वायर यानी 3 प्लस 1, तो 10 × 2 यानी कि 20 मीटर। तो डिस्टेंस PQ जो है वो आ गया 20 मीटर। यहां पर प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, ये रुड़की 96 में पूछा गया था और ये वाला जो एग्जांपल है ये IIT JEE 2000 में पूछा गया था। ये वाला जो क्वेश्चन है वो ग्राउंड टू ग्राउंड जो प्रोजेक्टाइल होता है उसमें एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का यूज करके इसको सोल्व करना होता है ना। जैसे कि अगर ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है और ये होता है मैक्सिमम हाइट और इसका ये हो जाता है रेंज, है ना। तो एच और आर का जो रेशियो होता है ये होता है tan थीटा डिवाइडेड बाई 4। जैसे ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है ना, यहां से अगर u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया हो तो h और r का जो रेशियो होता है वो इतना होता है। इसी फॉर्मूले को यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। अगर दूसरे तरीके से सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो काफी लेंदी सॉल्यूशन बनता है ना। आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग कितनी आसानी से सोल्व करेंगे इस फॉर्मूले को यूज करके। तो आते हैं इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वर्टिकल पोल है ना, सपोज ये पोल है, इसके ऊपर एक रेड मार्क बना हुआ है, सपोज ये रेड मार्क है। ग्राउंड से जो है यहां से कहा गया है कि स्टोन प्रोजेक्ट किया जाता है। स्टोन को जब प्रोजेक्ट किया जाता है 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया जाता है। सपोज कोई वेलोसिटी है v1, तो ये रेड मार्क से जो है 1 मीटर ऊपर जाकर के ये ऑर्थोगोनली हिट करता है, यानी कि परपेंडिकुलर हिट करता है। ये जो पोल है, पोल के परपेंडिकुलर हिट करेगा। ये जो हाइट है ये है 1 मीटर, है ना। कहा गया है अ वर्टिकल पोल हैज अ रेड मार्क एट सम हाइट, a stone is projected from ground at 45 degree, it hits the pole orthogonally 1 meter above the mark। ऑर्थोगोनली का मतलब हो गया परपेंडिकुलर हिट करेगा, यानी यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा होगा और इस रेड मार्क से 1 मीटर ऊपर जाकर के हिट करता है, ठीक है। इससे दो चीजें प्रूफ होती है कि चूंकि यहां पर इस वर्टिकल पोल के परपेंडिकुलर टकराता है, इसका मतलब ये प्रोजेक्टाइल यहां पर हॉरिजॉन्टल जा रहा होगा। हॉरिजॉन्टल जाने का मतलब होगा कि ये उसके लिए मैक्सिमम हाइट वाली पोजीशन है ना। ये इसके लिए मैक्सिमम हाइट वाली पोजीशन है, मतलब कि ये जो होगा ये रेंज का आधा होना चाहिए डिस्टेंस जो है, ठीक। उसके बाद क्या कहा गया है, व्हेन प्रोजेक्टेड एट 37 डिग्री विथ डिफरेंट स्पीड इट हिट्स द पोल ऑर्थोगोनली 1.5 मीटर बिलो द मार्क।
मतलब अगर इसको 37 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया जाए तो फिर से परपेंडिकुलर जाकर हिट करता है, लेकिन ये रेड मार्क से 1.5 मीटर नीचे हिट करता है। ठीक है, ये वाला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया 37 डिग्री। यहां पर स्पीड कुछ अलग है, मान लिया v2 है। फिर कहा गया है फाइंड द स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन टू हिट द मार्क ऑर्थोगोनली। मतलब कि इस बार जो रेड मार्क है उसको हिट करना है, तो 45 और 37 के बीच में कोई एंगल होगा जहां पर इसको प्रोजेक्ट करना होगा कोई और वेलोसिटी से, मान लेते हैं कि v3 है। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है मान लेते हैं कि थीटा है। तो इस केस में जब थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे तो ये जो रेड मार्क है मान लिया कि ये h हाइट पर है। ठीक है, तीनों ही केस में इस वर्टिकल पोल को ऑर्थोगोनली हिट किया जाता है, यानी तीनों केस में जो मैक्सिमम हाइट है वो इसी वर्टिकल पोल के पास है। इस केस में ये मैक्सिमम हाइट होगा, इस केस में ये मैक्सिमम हाइट होगा और इस केस में ये मैक्सिमम हाइट होगा। ठीक है, यानी तीनों केस में ये जो डिस्टेंस है रेंज का आधा होगा, यानी तीनों केस में रेंज जो है वो इक्वल है, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, अब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहता हूं, है ना। जैसे कि ये जो रेड मार्क है जब इसको हिट करेगा, जब थीटा एंगल पर फेंका जाएगा, तो उस केस में मैक्सिमम हाइट लिखेंगे h और रेंज जो है वो है r। तो इनका जो रेशियो है ये आएगा tan थीटा बाई 4। ये थीटा हमें फाइंड करना है। ये आ गया एक इक्वेशन, है ना। दूसरा इक्वेशन आएगा जब 45 डिग्री पर फेंका गया है, उस केस में हम लोग लिखेंगे जो मैक्सिमम हाइट है 45 डिग्री पर फेंका गया तो यहां टकराता है, उस केस में मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट ये होगा, यानी h + 1 ये मैक्सिमम हाइट है डिवाइडेड बाई रेंज। रेंज तो तीनों केस में बराबर है, इज इक्वल टू tan एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 4। ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, और फिर उसी तरह से तीसरा वाला केस है जब इसको हमने 37 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किया, तो इसका जो मैक्सिमम हाइट है वो रेड मार्क से 1.5 मीटर नीचे है, यानी इस केस में जो मैक्सिमम हाइट आएगा वो आएगा h - 1.5, h - 1.5 डिवाइडेड बाई r। रेंज जो है वो तीनों केस में इक्वल है, ये आना चाहिए tan 37 डिग्री डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, tan 37 डिग्री होता है 3/4, यानी ये हो जाएगा 3/16। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखेंगे कि 16 से अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16h - 24 इज इक्वल टू 3r, यह आएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे tan 45 होता है 1, 4 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा 4h + 4 इज इक्वल टू r। अब ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन दोनों को हमें सोल्व करना है ना। तो मैं लिखता हूं, ये हो गया 4h + 4 इज इक्वल टू r, है ना। अगर मैं इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सबसे अच्छा है 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस और ये माइनस। ठीक, तो 4 × 4 ये 16h हो गया, 16 - 16 कैंसिल हो गया, यहां बचेगा -24 - 16, है ना। तो ये आ जाएगा -40 और ये आ जाएगा 3r - 4r, यानी कि -r, यानी r का जो वैल्यू है ये आ गया 40 मीटर। ठीक है, तीनों केस में रेंज इक्वल आएगा और 40 मीटर आएगा। अब ये जो रेंज है, रेंज की वैल्यू किस एक इक्वेशन में रख देते हैं, चाहे इसमें रख देंगे या इसमें रख देंगे, तो h निकल जाएगा, है ना। तो इसमें रख देता हूं मैं, तो ये आएगा 4h + 4 और r का वैल्यू आया है 40, है ना। तो 4h का वैल्यू आएगा 40 - 4 यानी कि 36, यानी h जो है, h का वैल्यू यहां से आ जाएगा 9 मीटर। तो h आ गया और r आ गया। अब इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, h आया है अपना 9, r आया है 40, तो tan थीटा इज
ये tan थीटा बाई 4 आ जाएगा ना, तो 4 से इस 40 को कैंसिल करेंगे 10 हो गया, यानी tan थीटा की जो वैल्यू आई वो आ गई 9/10। और ये थीटा क्या था, वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जिस पर प्रोजेक्ट करने से रेड मार्क को हिट करेगा, ये थीटा यहाँ पर पूछा गया था। फाइंड स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है अपना यहाँ पर आ गया। अब स्पीड निकालना रह गया है ना। तो स्पीड निकालना हो तो हम लोग कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, चाहे h वाला फॉर्मूला यूज कर लें, है ना, या r वाला फॉर्मूला यूज कर लें, तो वहां से हम लोग u का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे h होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। h का वैल्यू अपना आया है 9 u स्क्वायर, है ना। tan थीटा अगर हमें पता है तो साइन थीटा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये थीटा है, tan थीटा है 9/10, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आ जाएगा 100 माइनस 81, यानी कि √19 आ जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी इसमें, 9/√19, उसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 81/19। ये होगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2, जी का वैल्यू यहाँ पर 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो u की जो वैल्यू है वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक तो स्पीड निकल गया अपना, और जो थीटा निकालना था वो भी निकल गया। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। अगला एग्जाम्पल है, इसमें जैसे कोई टावर दिया हुआ है ना। टावर के ऊपर से 30 डिग्री के एंगल पर एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, और जो टावर का फुट है यहां से 60 डिग्री के एंगल पर एक पार्टिकल को साइमल्टेनियसली यहां से प्रोजेक्ट किया गया, है ना। या यूं कहें कि 2 बुलेट फायर किए गए साइमल्टेनियसली, ये टॉप मोस्ट पॉइंट से और लोअर मोस्ट पॉइंट से। ये जाकर के मिड एयर में यहां पर कोलाइड कर जाते हैं। तो जहां पर कोलाइड करते हैं उसका लोकेशन दिया हुआ है, फुट से 200√3 मीटर इधर राइटवर्ड डायरेक्शन में, और ग्राउंड से 100 मीटर ऊपर ये टकराते हैं, ठीक है। हमें क्या बताना है कि इनकी जो वेलोसिटी है u, v, और ये टावर का हाइट h, ये बताना है। साथ में ये भी बताना है कि कितनी देर बाद ये टकराएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, चूंकि साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट किए गए हैं, तो अगर ये t = 0 पर प्रोजेक्ट किया गया था तो ये भी t = 0 पर प्रोजेक्ट किया गया होगा, और दोनों एक ही इंस्टेंट पर टकराएंगे। मान लिया वो टाइम है कैपिटल T, ठीक। तो इस इंटरवल के ड्यूरेशन में होगा क्या, दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इक्वल आएगा 200√3। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अगर लिखा जाए, इसका लिखा जाएगा v cos 60 इंटू टाइम। v cos 60 इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, तो इधर वाली वेलोसिटी और टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। उसी तरह से इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा u cos 30 इंटू टाइम, इसके लिए भी उतना ही है, ये भी इसके इक्वल आएगा। दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इक्वल है और ये 200√3 मीटर के इक्वल है ना। तो यहां से अगर इस इक्वेशन को यूज करें तो हम लोग v और u में एक रिलेशन निकाल सकते हैं। यह आएगा v/2 और यह आएगा √3 u/2, 2 कैंसिल, यानी v = √3u। इनकी वेलोसिटी में एक रिलेशन है, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये वाला जो प्रोजेक्टाइल है, इस प्रोजेक्टाइल के लिए सारे कंडीशंस दिए हुए हैं। जैसे इस पॉइंट पर जब ये पहुंचेगा, है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। x कोऑर्डिनेट है 200√3 और y कोऑर्डिनेट है 100, है ना। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ट्रेजेक्टरी इक्वेशन इसका यूज कर सकते हैं। इसका ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या आएगा, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन होता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए, ये एक्चुअली में ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है ना। तो उसका इक्वेशन होता है x tan थीटा माइनस g/2 x स्क्वायर बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इस प्रोजेक्टाइल के लिए y की वैल्यू रखा जाएगा 100, x का वैल्यू रखा जाएगा 200√3 और थीटा जो है 60 डिग्री है, तो tan
60 डिग्री होता है √3 माइनस जी का वैल्यू यहाँ पर 10 रखेंगे तो 10/2 यानी कि 5, एक्स का वैल्यू रखेंगे 200√3 का होल स्क्वायर, जो इसकी जो वेलोसिटी है v है ना, इसको मैं v लिख देता हूँ यहाँ पर, ये v हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री। तो देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में एक ही अननोन है और वो है v। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग v की वैल्यू निकाल सकते हैं। v आपका आएगा 40√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब अगर v आ गया तो फिर u भी निकाल सकते हैं इस रिलेशन से। तो यहां से u का जो वैल्यू आएगा वो आएगा v/√3। तो v है 40√3 डिवाइडेड बाई √3, तो ये हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि दोनों का स्पीड तो आ गया, ठीक। उसके बाद पूछा गया है टाइम टेकन और h। तो यहां से देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है, अगर मैं इस इक्वेशन को यूज करूं तो u हमें पता चल गया है, तो t की वैल्यू निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट एक तरह से यहां से यहां पहुंचने का निकाला जा सकता है। तो u है 40 cos 30 डिग्री इंटू t इज इक्वल टू 200√3, है ना। तो ये हो गया 40√3/2 इंटू t 200√3। तो देखेंगे यहां से √3 और यहां से √3 कैंसिल, तो t का जो वैल्यू आएगा ना, ये 40 है। तो यहां से t की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 400 डिवाइडेड बाई 40 यानी कि 10 सेकेंड्स। ये आ गया टाइम। इतनी देर बाद ये दोनों टकराएंगे। इसके बाद एक और चीज हमें निकालना है, ये टावर का हाइट, ठीक है। तो टावर का हाइट निकालने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि जो ऊपर वाला ये जो प्रोजेक्टाइल है ना, ऊपर वाले प्रोजेक्टाइल का अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ये h है, ये 100 है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्चुअली मैं हाइट सिर्फ लिख रहा हूं मैं, ये आएगा h माइनस 100। डिस्प्लेसमेंट इसका जो है वहां से नीचे की तरफ हुआ है, यहां से ये नीचे आया, इसलिए निगेटिव में लिया जाएगा, है ना। तो ऊपर वाले प्रोजेक्टाइल के लिए मैं इक्वेशन लिखूंगा y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का, y इज इक्वल टू ut साइन थीटा माइनस हाफ GT²। ये होता है y की वैल्यू मैं रख दूंगा -h माइनस 100 इज इक्वल टू, इसकी जो वेलोसिटी है u हमने फाइंड कर लिया है, 40 आया है। t के जगह पर हमें रखना पड़ेगा कैपिटल T, है ना। ये वाला जो टाइम आया है जितनी देर में कोलाइड करता है, तो 40, t का वैल्यू 10 और थीटा है 30 डिग्री माइनस हाफ g इंटू टी का स्क्वायर। तो यहां से हम लोग h की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसको कैलकुलेट करके चेक करेंगे तो ये आएगा 400 मीटर्स।